नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो है 8 चैप्टर पूरा कर लिए थे। आज हम 9वां चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। 9वां चैप्टर है आपका उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। तो इससे एक न एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थारू की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाता है। अगले पेज पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरे से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जवाब हो जाएगा वही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है, तो थारू हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, यह जो है तड़वी जो है यह इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोनभद्र में जो है अगरिया जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में थारू जनजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजी जनजाति। माफ कीजिएगा, पहला और तीसरा दोनों सही है, यानी थारू और बुक्सा, ठीक है ना, थारू और बुक्सा जनजाति रहती है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जवाब हो जाता है बुक्सा जनजाति जो है बिजनौर में पाई जाती है। ऑप्शन बी, बिजनौर में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 8वां प्रश्न है। इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन ए, भोक्सा जनजाति जो है, यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है, बिजनौर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, परहैया जनजाति कहां पर निवास करती है उत्तर प्रदेश में? जवाब हो जाएगा यह जो है सोनभद्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी, सोनभद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? जवाब हो जाएगा आपका माहीगीर जनजाति जो है यह बिजनौर में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है? इसका जवाब हो जाएगा बुक्सा जनजाति में जो है ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहां पाई जाती है? 12वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा बिजनौर और आगरा में जो है भोक्सा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्सा जनजाति का संकेंद्रण है? इसका जवाब बन जाता है आपका बिजनौर में। यही क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है, बिजनौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका सोनभद्र में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2003 में किया है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, बुक्सा जनजाति पाई जाती है तराई क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका सही बनता है। अगला क्वेश्चन है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में कौन सी जनजाति मुख्यतः निवास करती है?
जवाब हो जाता है आपका यहाँ पर जो है खरवार जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन डी खरवार जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को उसके शोक के रूप में मनाती है? क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थारू जनजाति जो है यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से सही बनता है। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन कहलाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसे जो है तखत कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए सही होता है। अगला क्वेश्चन, बुक्सा जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? जवाब हो जाएगा आपका पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा, पीपल के वृक्ष की पूजा ये लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति द्वारा मदिरा को क्या कहा जाता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, जाड़ कहा जाता है। ऑप्शन बी जाड़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं परीक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब है आपका 1986 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? जवाब हो जाएगा आपका बैगा जनजाति आपके सोनभद्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में शिवलिंग बना होता है। तो शिवलिंग की अगर बात करते हैं थारू जनजाति में, तो यह जो है बांस का बना होता है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा, बांस का यह बना होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को राजपूत वंशज मानती है? जवाब हो जाएगा बुक्सा जनजाति जो है यह आपका राजपूत का वंशज खुद को मानती है। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति में वर एवं वधू पक्ष की तरफ से विवाह तर्क के लिए जाने को क्या कहते हैं? जब जो है शादी फिक्स हो जाती है इनके, तो इसे जो है आपका पक्की पोढ़ी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, पक्की पोढ़ी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 27 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये सही हो जाएगा, तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है? जवाब हो जाएगा आपका थारू जनजाति जो है यह किरात वंश से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ऑप्शन यहाँ से सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 29 नंबर का, माहीगीर जनजाति ने किस धर्म को अपना लिया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इन्होंने जो है इस्लाम धर्म को अपना लिया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बजहर, होली, माघ खिचड़ी, गुड़िया आदि त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? जवाब हो जाता है ऑप्शन ए जो है थारू जनजातियों के द्वारा मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं? तो यह हो जाएगा आपका सोनभद्र में निवास करती हैं। ऑप्शन यहाँ से सी है, सोनभद्र में सब निवास करती हैं। अगला प्रश्न, कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति का है? जवाब हो जाएगा आपका यह जो है खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है कर्मा नृत्य। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? जवाब है आपका ऑप्शन सी, थारू जनजाति के लोग जो हैं यह अपनी चोटी को बड़ी रखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, किस जनजाति में बदला विवाह की प्रथा पाई जाती है? जवाब है आपका ये भी आपके थारू जनजाति में ही पाई जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी सही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग लठभरवा भोज देते हैं? इसका जवाब है आपका ये भी आपके थारू जनजाति के लोग ही देते हैं।
अगले प्रश्न में दिया गया है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। जवाब हो जाएगा आपका ये आपका गोंड जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। जवाब है आपका थारू जनजाति जो है दोनों जगहों पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों की निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रचलित है। जवाब है आपका ऑप्शन डी भोटिया जनजाति में प्रचलित है। तो यहाँ से जो है जनजातियों का पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे आपका उत्तर प्रदेश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जवाब हो जाएगा आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, क्योंकि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से 31 सीटें आवंटित हैं और लोकसभा से जो है 80 सीटें आवंटित हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। पहला और दूसरा दोनों आपके सही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा ऐसा किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। इसका जवाब है ऑप्शन बी आर्टिकल 40 करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा भी गया है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए जाते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, उसकी न्यायपीठ लखनऊ में, दोनों जगह से निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही बनता है। छठा प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। यह जो है आर्टिकल 169 में की गई है। अनुच्छेद 169 में ऐसी व्यवस्था की गई है। सातवां प्रश्न है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं। जवाब हो जाएगा यह जो है राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं व्यय। ऑप्शन यहाँ से भी सही बनता है। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जवाब हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति जो है यही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन डी सही है। नौवां प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को संविधान परिषद के सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है। जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 169 में मिलती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। किसके बगैर नहीं किया जा सकता है। जवाब हो जाएगा आपका राज्य के राज्यपाल के संतुष्ट के बिना नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी। इसका जवाब है ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। यहीं अशोक मेहता की बात करते हैं तो जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। इसका जवाब हो जाएगा आपका विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए कर सकता है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाता है। माफ कीजिएगा, इसमें जो है चारों के चारों सही है।
ठीक है ना। ऑप्शन ए यहाँ कूट भी दिया गया है। तो जो है देखते हैं, विधानसभा में अपने बहुमत सिद्ध करने के लिए कर सकता है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए कर सकता है, ये भी सही है। और जो है भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए भी कर सकता है, और उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए भी कर सकता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से ए सही बन जाता है। कूट को ध्यान में रखते हुए आंसर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा? इसका जवाब है आपका उपरोक्त के किसी के द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता, उसे जो है परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? 14वां प्रश्न है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, ये थी आपके सरोजिनी नायडू। ऑप्शन यहाँ से सी सही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, निम्न में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है? 15वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला, चौथा और पांचवा। पहला, चौथा और पांचवा, जैसे कि पहला आपका प्रधान है, चौथा है आपका सरपंच है, पांचवा आपका पंच है। ऑप्शन यहाँ से सी सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किसके द्वारा की जा सकती है? जवाब हो जाएगा राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर सदस्य द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या होता है? 17 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका किसी नगर का मेयर की बात करते हैं, नगर का प्रधान नागरिक होता है, बिल्कुल सही है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। और कार्यकारिणी समिति का देन सभापति होता है, ये भी सही है। कार्यपालिका मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है, यह जो है आपका कथन गलत है। जवाब आपका पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी सही बनता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 2 रह चुकी हैं। ऑप्शन यहाँ से सी हो गया, 2 रह चुकी हैं। आप लोग कमेंट मार्क्स में बताइए कौन कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र पंत जो हैं ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। बाकी गोविंद बल्लभ पंत जी रह ही चुके हैं, हेमंती नंदन बहुगुणा रह चुकी है, और नारायण दत्त तिवारी भी रह चुके हैं। माफ कीजिएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाब हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ऑप्शन यहाँ से बी होगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थे। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही होता है। कुछ कथन दिए गए हैं और उसके कारण दिए गए हैं। 22 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। कथन दिया गया पहला आपका, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति पर लगाया गया होता है। कारण है, यह कर जिला पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों पर लगाया जाता है। अब कूट को देखकर जो है आंसर आपको देने हैं। तो इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बन जाता है। ये सही है परंतु आर गलत है। कथन सही है लेकिन कारण उसका जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या कितनी है? जवाब आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा 100। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 21 नवंबर 2011 को पारित किया गया था।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 403 है। ऑप्शन यहाँ से ए से होगा 403 है विधानसभा के सदस्यों का संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? जवाब हो जाएगा आपका गोविंद बल्लभ पंत जी थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी 8 मार्च 1952 को किया गया था। ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपका, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री कौन बना या बनी है? इसका जवाब है आपका सुश्री मायावती जी थी। यह जो है 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा 1975 में। ऑप्शन ए 1975 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य किया था। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा श्री बनारसी दास थे। श्री बनारसी दास। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य पहली बार कब अस्तित्व में आया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1937 को आया था। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? जवाब है आपका ऑप्शन ए एन.डी. तिवारी जो हैं यह कभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा लगभग जो है 25,000 ग्राम पंचायतें हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी विशंभर दयाल जी थे और ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आपके बन चुका है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है? जवाब है आपका श्री चंद्र भान गुप्ता जी हैं। यह कभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? जवाब हो जाता है आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? जवाब हो जाएगा आपका होमार्सजी फिरोज शाह मोदी जी थे। ऑप्शन यहाँ से बी से होगा 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? जवाब हो जाएगा आपका प्रयागराज में है। ऑप्शन डी यहाँ से प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रथम सभापति कौन थे? जवाब हो जाएगा आपका चंद्रभाल जी थे। ऑप्शन सी चंद्रभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश राज्यसभा से कुल 31 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? जवाब है आपका मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन यहाँ से बी से जगह मुख्य सचिव होता है। अगला प्रश्न,
उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों की कुलपति कौन होता है? जवाब हो जाएगा यह जो है राज्यपाल होते हैं, यही राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही बनता है। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जवाब हो जाएगा आपका 1866 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ से सी होगा 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब से प्रारंभ हुआ? जवाब हो जाएगा आपका 1916 से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन यहाँ से बी सही है 1916। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब लागू हुई थी? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए 1961-62 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? तो यह किया गया था 2002 में। ऑप्शन यहाँ से बी होगा 2002 में किया गया था। 48 नंबर का प्रश्न देखेंगे राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका जवाब है आपका 2005 में किया गया था। ऑप्शन बी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी होगा लॉर्ड रिपन थे। ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका जवाब हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? जवाब है आपका NR नारायण मूर्ति समिति जो है पंचायती राज से सम्मिलित नहीं है। बाकी अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, LM सिंधवी समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से है, जीवी की राव समिति भी पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता को जानते हैं, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था का संबंध जो है 73वें संविधान संशोधन के है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। उस समय जो है प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद जो है 243A में किया गया है ग्राम सभा के गठन का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से 20 हो जाएगा, ग्राम सभा में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के सामान्य कार्यकाल कितना होता है? जवाब हो जाएगा जो है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण सुनिश्चित किया गया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था और जो है महिलाओं का आरक्षण यहां से 33% सुनिश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों की सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? जवाब बन जाता है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 243D में जो है सीटों का आरक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के लिए 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है? जवाब है आपका अनुच्छेद 243D के अंतर्गत ही आता है। ये भी देखिए आर्टिकल 243 आप लोग पढ़ के जाइएगा, इसके सभी क्लॉज जो हैं देख लीजिएगा एक बार, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो राज्यों में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? तो यह जो है 243 के संबंधित है। ऑप्शन यहां से डी सही होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान दिया गया है? इसका जवाब है 12वीं अनुसूची में ऐसा दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ से ए सही हो जाता है। तो यहाँ से हमने जो है उत्तर प्रदेश राज्य का जो है निर्वाचन आयोग या जो है उससे संबंधित जो भी प्रश्न थे यहाँ पर कवर हो गया। आगे के चैप्टर में हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास देखेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं जो है रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आएगा आगे से कंटिन्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।